दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, उसका दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट का थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा चर्चा किए थे सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का मतलब समझे थे कि सत्याग्रह होता क्या है और यह किस तरह भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, है ना। तो यह सत्याग्रह का विचार हम लोगों ने चर्चा किए थे। आज भी सत्याग्रह का विचार हमारे विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में क्या है, प्रासंगिक है। आज भी यह उपयोगी है। आगे हम लोग बात किए थे बिहार के जो नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो अत्याचार और दमनकारी नीति जो अपनाया जाता था, उनके खिलाफ जो चंपारण आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में, इसका चर्चा किए थे विस्तृत रूप से। इसके बाद हम लोग किए थे खेड़ा के किसानों का, है ना, खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन का चर्चा किए थे। और फिर मिल मजदूरों, देखिए अहमदाबाद में जो सूती कपड़ा मिल है, उनके मजदूरों का जो हड़ताल था, जहां सत्याग्रह आंदोलन चला, इन तीनों के बारे में हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो एक बार आप पहला वाला वीडियो देख लेंगे। और दोस्तों, एक चीज और, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक भी कीजिए, है ना। इस चैनल में आपका कंप्लीट कोर्स आएगा, अपडेट पर दिन होते रहेगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे क्या था, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रोलैक्ट एक्ट, है ना। रोलैक्ट एक्ट 1919 में आया था। ये जो रोलैक्ट एक्ट का नाम रोलैक्ट एक्ट क्यों पड़ा, तो इस एक्ट का गठन जब हुआ था, पारित हुआ था, उससे पहले जो कमीशन बिठाया था, उसका अध्यक्ष था सर सिडनी रोलैक्ट। कौन था? सर सिडनी रोलैक्ट। उसी के नाम पर इस एक्ट का नाम रख दिया रोलैक्ट एक्ट। यह पारित किसने किया था? तो इस एक्ट को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश संसद जिसको कहते हैं, वहां पे इसको पारित किया गया था। हालांकि इसको पारित करने से पहले ही भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज सरकार ने इसको पारित कर दिया गया। ठीक है। इस कानून को क्यों पारित किया गया, इससे अंग्रेजों को क्या फायदा मिला? देखिए, इससे क्या हुआ कि भारत में जिस आंदोलन जो चल रहे थे, या आजादी के लिए या स्वराज के लिए जो गतिविधियां चल रही थी भारत में, बहुत, यहाँ पहले तो हमको समझना है कि दो तरह के गतिविधियां, विरोध हो रहा था, आंदोलन चल रहा था। एक क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, और दूसरा राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। तो इन आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, इस आंदोलन को कुचलने, राष्ट्रीय भावना जो थे, राष्ट्रवादी भावना, उसको दबाने और यहाँ के लोगों को डराने के लिए इस तरह का कानून लाया था। इससे अंग्रेजों को क्या फायदा मिला? तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को, या राजनीतिक जो नेता लोग थे, इनको 2 साल तक इनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था इस कानून के जरिए। ठीक है। क्या हुआ था कि जो यहाँ पे विरोध चल रहा था, उसको कुचलने के लिए इस कानून को लागू किया गया। अब सरकार जिसको भी चाहे बिना एफआईआर किए, बिना केस किए, उसको जेल में डाल देता था। देखिए कितना खतरनाक कानून था। ना इसमें एफआईआर होता था, ना इसमें कोई सुनवाई होता था, है ना। तो इसीलिए इसको कहा गया था ना अपील, वकील, ना दलील,
है ना, ना अपील की जरूरत है, ना वकील की जरूरत, ना दलील, सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। यह एक अन्यायपूर्ण कानून था, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के द्वारा भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, है ना। इस अन्यायपूर्ण कानून का जो रॉलेट एक्ट था, इसका विरोध पूरा भारत में किया गया। महात्मा गांधी से लेके मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता और जितने भी यहाँ के जो लीडर उस समय थे, सभी ने इस अन्याय कानून को एक स्वर में विरोध किया, है ना। बहुत व्यापक विरोध हुआ और महात्मा गांधी जी जो थे, इस कानून के विरोध में अहिंसक सत्याग्रह प्रारंभ करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो कानून था, इसका विरोध, इसलिए गांधी जी 6 अप्रैल को हड़ताल से आंदोलन का शुरुआत किया किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो जब हड़ताल की शुरुआत हो गई, जितने रेलवे कर्मचारी जो थे हड़ताल में चले गए। उसी तरह शहरों में, विभिन्न शहरों में क्या हुआ, रैली निकला, जुलूस निकला, इसका आयोजन किया गया। हड़ताल के कारण दुकानें बंद हो गई, जगह जगह रैलियां और जुलूस आने लगा। इसका असर पूरा भारत देश में दिखने लगा। असर कहाँ दिखने लगा? पूरा भारत में। किसके विरोध में? तो रॉलेट एक्ट का विरोध लोग कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यह एक अन्यायपूर्ण कानून था। चलिए, अंग्रेजों को जब लोग इतना हड़ताल करने लगे, रैली सभा जुलूस होने लगा, तो अंग्रेजों को डर लगने लगा। तो क्या अंग्रेजों को डर लगने लगा, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। अंग्रेजों को क्या डर लगने लगा? तो अंग्रेजों को यह डर लगने लगा कि लोग रेलवे और टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाओं को कहीं नष्ट ना कर दे। क्या कर दे? नष्ट ना कर दे। और इसी डर से चिंतित होकर और भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी लीडरों को पकड़ना और रोकना शुरू कर दिया। यहाँ के जो लीडर थे, जो महत्वपूर्ण नेता थे, उनको पकड़ना और रोकना शुरू कर दिया। इसी बीच में जैसे कि अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर दोस्तों पंजाब में है, वहां के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या क्या? तो गांधी जी को दिल्ली आने पर पाबंदी लगा दिया कि आप दिल्ली नहीं प्रवेश कर सकते, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया दोस्तों। और देखते हैं क्या होता है। देखिए, 10 अप्रैल 1919 को, है ना, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? अमृतसर में। जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी गई थी, है ना। पुलिस द्वारा क्या गया था? गोली चला दिया गया था। और इस जो जुलूस था, इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सफुद्दीन और डॉक्टर किचलू। और इन लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। और जब इस तरह की घटना हो गई, शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चलाया गया लोग और इसको निष्कासित किया गया, तो इसके विरोध में क्या क्या दिया गया? लोगों ने और ज्यादा व्यापक विरोध करने लगा, जैसे बैंक, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों द्वारा हमला किया जाने लगा। ठीक है। और इस तरह का जब लोग और ज्यादा आग बबूला हो गए गुस्से में, और ज्यादा से ज्यादा हमला करने लगे, विरोध करने लगे, सभा करने लगे, तो इसको रोकने के लिए, इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ, ठीक है, जिसको मिलिट्री कानून कहते हैं, लागू कर दिया गया। ठीक है। मिलिट्री कानून या मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और इसका कमान जनरल डायर को मिल गया। जनरल माइकल ओ डायर पूरा नाम था, उसके हाथों में दे दिया गया। अब देखिए आगे और क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ध्यान से समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है। अगला क्या हुआ कि जब इतना चीजें हो चुका था, यहाँ अमृतसर में जो शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दिया गया था, वहां के नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, तो इसके विरोध में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, ठीक है, तो वहां पे एक हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो आप जैसे थोड़ा समझेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जितना उधर विरोध हुआ और अमृतसर में जो शांतिपूर्ण जुलूस में जो पुलिस द्वारा जो गोली चलाया गया,
उसके विरोध में, है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में अच्छा, और एक चीज देखेंगे, जो 13 अप्रैल था या बैसाखी के दिन था, और वहां पे मेला लगा हुआ था, जिसमें भी मेला में भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे मेला देखने, बच्चे सब अगर बच्चे बूढ़े बहुत सारे पहुंचे हुए थे मेला देखने। और बहुत सारे लोग अलग एक्ट के विरोध में जो सभा थे उसमें शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन इन लोगों को, मजे की बात क्या है कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि शहर में क्या लग चुका है, मार्शल लॉ या मिलिट्री कानून लागू कर दिया गया है ना। इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, तो लोग सभा कर रहे थे। उसी समय कौन आया? जनरल डायर अपने फौज के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे, और वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने क्या किया, जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के जितने गेट या दरवाजे थे उसको बंद करवा दिए, है ना। और बंद करवाने के बाद क्या किया, वहां भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, बहुत सारे बच्चे जो मेला देखने आए थे वो भी मारे गए। तो यह एक बहुत ही दुखद घटना थी, और बहुत ही निर्मम घटना को अंजाम दिया किसके नेतृत्व में? जनरल डायर के नेतृत्व में। ठीक है। इस घटना ने, जो जलियांवाला बाग, इस घटना मतलब जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जब इसकी खबर पूरे देश में फैला तो इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया, और लोग और ज्यादा आग बबूला हो गए। ठीक है। लोग और ज्यादा आग बबूला हो गए, और ज्यादा गुस्सा हो गए और आंदोलित हो गए। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए इसके विरोध में। लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया, लोगों ने पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी भवनों पर हमले करने लगे, ये सारी चीज लोग करने लगे। इधर इन गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया, है ना, कड़ा रुख अपनाया, और अंग्रेजी सरकार ने क्रूरता के साथ जवाब दिया। क्या क्या किया? तो लोगों को जमीन पर नाक रगड़वाए, सड़क पर घिसट कर चलने को कहा, अफसरों को, जो ऑफिसर थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया, जोर जबरदस्ती के सलाम करो। ठीक है। लोगों को कोड़े मारे गए। और एक गांव था गुजरावाला में, पंजाब में, यहाँ तो बम बरसा दिए गए। तो अंग्रेजों ने भी पूरा बर्बरता दिखाई। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इन इन सारी चीजों का, जैसे मैंने कहा कि लोगों को जानकारी ही नहीं था, इसके सरकार के पास जब पहुंचा, एक कमेटी का गठन किया गया इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए। और उस जांच पड़ताल में जनरल ओ डायर को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसको सही सपोर्ट किया और उसको सही साबित कर दिया। और इस घटना का विरोध में एक भारतीय थे, एक भारतीय, है ना, देशभक्त भारतीय राष्ट्र उधम सिंह थे। इसने क्या किया, उधम सिंह ने जनरल डायर को मारने का और इस घटना का बदला लेने का संकल्प ले लिया, कसम खा लिया कि हम उसको मार के ही छोड़ेंगे। 21 साल बाद, है ना, 21 साल बाद 1940 में लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। किसने मारा गोली? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी, और जलियांवाला बाग का जो घटना हुआ था उसका बदला लिया। हालांकि बाद में उधम सिंह को पकड़ लिया, और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गया। इस तरह से उधम सिंह शहीद हो गए। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने चालू किए थे, असहयोग आंदोलन। लेकिन एक प्रश्न उठता है दोस्तों, कि गांधी जी ने असहयोग को ही क्यों चुना, है ना, असहयोग को ही क्यों माना? दूसरा, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो गांधी जी की किताब है 1909 में जो प्रकाशित हुआ था, हिंद स्वराज, किसने लिखा? महात्मा गांधी। इससे प्रश्न पूछता है, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। चलिए, तो हम लोग आगे बात करते हैं कि इस पुस्तक में क्या कहा सहयोग के बारे में। कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था, है ना, और इस सहयोग के कारण ही ब्रिटिश शासन चल पा रहा था। यदि भारतीय सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। देखिए क्या कहा। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई ये करते हैं तो किसी के सहयोग बिना नहीं हो सकता। जैसे ताली बजाने के लिए भी दूसरे हाथ का सहयोग लेना
पड़ता है। एक हाथ से ताली नहीं बजता। उसी तरह भारत में जो अंग्रेजी शासन जो स्थापित हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि बिना भारतीय के सहयोग से यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया या फिर यहाँ पे शासन चला रहा था, तो उसके लिए भी सहयोग था। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप सहयोग करना छोड़ दें तो अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाएगा और भारत में स्वराज आ जाएगा। दूसरा और एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं और वो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं देता या इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आप अकेले अकेले कितना देर बात करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हो रहा था। दूसरा तो असहयोग की बात इसीलिए लाए। आते हैं गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे उसको चरणबद्ध तरीके से चलाना चाहते थे। चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या करना है, एक साथ ऐसा नहीं कि सब करना, ठीक है। तो सबसे पहले कहा कि लोगों को जो सरकार द्वारा पदवियां दिया गया है, उपाधि दी गई है, उन उपाधियों को लौटा दीजिए, ठीक है, उन उपाधियों को लौटा दीजिएगा। जिसमें गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको गांधी जी ने लौटा दिया। दूसरा, सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। जितने भी सरकारी है ना, सरकारी चाहे नौकरी हो, सेना हो, पुलिस हो, अदालत हो या विधान परिषद हो, है ना, स्कूल हो, कॉलेज हो या विदेशी वस्तुएं, विदेशी कपड़े हो, इन सब का बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी रूप में हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें किया गया। और क्या कहा, अगर अंग्रेजी सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अगर वो जोर जबरदस्ती दमन का अपना रास्ता अपनाएगी, तो हम क्या करेंगे, व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान, यानी कि इसका मतलब है सविनय अवज्ञा, हम आपकी बात का ज्ञा को नहीं मानेंगे, लेकिन कैसे, विनम्रता पूर्वक नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बात गांधी जी ने कहा था। अब हम लोग चलते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत। देखिए, असहयोग आंदोलन का अगर हम प्रारंभ या शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप दोस्तों याद रखेंगे एक बात को, कि अगर आपसे पूछता है सिर्फ असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तब करेंगे जनवरी 1921। तो आगे आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों कह रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ये बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, है ना, लोकप्रिय नेता थे। और इसने एक नारा दिया था, क्या दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। तो एक चीज और देखेंगे दोस्तों, असहयोग, जैसे मैंने कहा कि किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना है। ये जो विधान परिषद है ना, इसका भी, विधान परिषदों का भी बहिष्कार करना है। तो शुरू में जो कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ये आंदोलन को समर्थन नहीं देना चाहते थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बहुत सारे लोग असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि विधायी परिषद, जो विधान परिषद था, है ना, काउंसिल, तो उसका चुनाव होने वाला था नवंबर 1920 में। और यह मानते थे कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ब्रिटिश नीतियों के बचाव और नीतियों में बदलाव के लिए विधानसभा के अंदर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। हम विधानसभा के अंदर घुस के सरकार का विरोध कर सकते हैं, बाहर रोड से ज्यादा विधानसभा के अंदर। तो इसलिए यह शुरू में असहयोग आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। लेकिन आगे क्या हुआ कि सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसके बाद दिसंबर, है ना, दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इसमें असहयोग आंदोलन का, है ना, प्रस्ताव की पुष्टि की गई, मंजूरी दी गई और यह आंदोलन आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हो गया। यहाँ पे देखेंगे नागपुर अधिवेशन, ठीक है दोस्तों।
ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम देखने से पहले थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, उसको भी छुटा हुआ है जो चर्चा करते हैं, वो है खिलाफत आंदोलन। ये क्या था? देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों, समझिए जा। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 से लेके 1918 तक। और ये प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में हुआ था। एक तरफ आपका मित्र शक्ति थे, उस मित्र शक्ति में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और बहुत सारे देश थे, और बाद में आपका जाके अमेरिका भी शामिल हुआ था। और दूसरी तरफ था केंद्रीय शक्ति, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य थे। ओटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, है ना। तो तुर्की जो थे अंग्रेजों के विरोध में थे, और अंग्रेज का कहाँ शासन था? भारत में अंग्रेज का शासन था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत के लोगों के सामने प्रथम विश्व युद्ध के समय में बहुत ही कठिन परिस्थिति आ गई। वो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि आगे देशभक्ति था और पीछे क्या था? राष्ट्र, ये धर्म से जब मुद्दे थे, है ना, धार्मिक निष्ठा था। जाए तो जाए किसके साथ? तो यहाँ पे क्या हुआ कि समझिए थोड़ा, कि भारतीय मुसलमान जो थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चाल चली, भारतीय मुसलमानों को कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, युद्ध के बाद हम तुर्की का सम्मान करेंगे, तुर्की के खलीफा का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये कह करके जो है ना, क्योंकि इसलिए क्यों कहा, क्योंकि तुर्की अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। तो भारतीय मुसलमानों को विश्वास में लिया ब्रिटिश सरकार ने, उनका समर्थन प्राप्त किया। लेकिन युद्ध के बाद क्या होता है कि युद्ध के बाद तुर्की के साथ बहुत अपमानजनक संधि किया जाता है, थोपा जाता है। तुर्की के खलीफा को उसका पद से हटा दिया जाता है, जिसका क्या होता है कि भारतीय मुसलमानों को, इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, है ना। वो क्योंकि उनके खलीफा का अपमान किया गया, जिसका अपमान मतलब ये लोग अपना अपमान माने। तो यहाँ पे भारत में दो भाई थे, अली भाइयों, जिसको अली भाइयों के नाम से जानते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, है ना, शुरू कर दिया। देखिए, खिलाफत बना है खलीफा से, खलीफा कौन था? धार्मिक नेता, है ना। तो उसी से खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, और यह चाहते थे कि उसके साथ सही सम्मानजनक बात हो। और एक चीज क्या गया, 1919 में ही अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, ठीक है, हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार को हम लोग झुकाएंगे, और वह तुर्की के प्रति जो रवैया अपनाया कठोर, उसमें नरमी लाए और तुर्की को सम्मान दे। ये इसका उद्देश्य था। और इसी समय महात्मा गांधी इधर असहयोग आंदोलन छिड़े हुए थे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि एक मजबूत आंदोलन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि देश में एकता ना हो। तो महात्मा गांधी ने भी इस खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, और खिलाफत असहयोग आंदोलन को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि खिलाफत असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ किया गया। कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अब से अगर प्रश्न पूछ देता है दोस्तों सिर्फ असहयोग आंदोलन, तो वह 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा चलते हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन का कार्यक्रम कैसे था। कार्यक्रम मतलब आंदोलन कैसे चल रहा था, जो नागपुर अधिवेशन में बात किया गया था जिसकी कार्यक्रम तय करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई, और सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, यानी कि कॉलेज स्कूल हमारा भारतीय हो और जो सरकार का हो, इसका बहिष्कार कीजिए, है ना, सरकार वाला में नहीं जाना। दूसरा, जो विवाद होता है, जब हम लोग का आपसी विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? थाना, देन उसके बाद कचहरी, कोर्ट। तो इसमें कहा गया कि इन विवादों को निपटाने के लिए हम सरकारी संस्थान नहीं जाएंगे, और पंचायतों की स्थापना करेंगे, जहां पे ग्राम पंचायत के द्वारा मामलों का समाधान किया जाएगा।
आगे देखते हैं क्या कहा कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो। विदेशी सिर्फ कपड़ों नहीं बल्कि वस्तुओं का भी बहिष्कार हो। तो इसका बहिष्कार हो, इसको नहीं अपनाना, तो हम देसी अपनाएंगे। देसी अपनाएंगे तो उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा काम ये करना होगा, देसी उत्पादन। तो हाथ से कताई बुनाई और कपड़ा बुनने का काम को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रोत्साहित किया गया ताकि भारतीय कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा बोलबाल हो, जैसे खादी का, है ना। उसी तरह और एक चीज गांधी जी मानते थे कि जब तक एकजुट नहीं होगा देश, आपस में एक साथ नहीं बनेगा, तब तक एक मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या था, जो छुआछूत था, अस्पृश्यता, इसका अंत किया गया, है ना। और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। दूसरा और क्या है, सरकारी समारोह जितने थे, शादी ब्याह पार्टी जो भी है, इसका बहिष्कार, है ना, कि सरकारी समारोह में शामिल नहीं होना है। और जितनी उपाधियां हैं, सम्मान है, इसको भी लौटा देना है, जिसमें गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया। उसके तरह बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो अवैतनिक होता है, जिसमें वेतन नहीं मिलता, है ना, या स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होता है, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, इतना जोर शोर से, कि गांधी जी ने क्या कहा सितंबर 1921 में, कहा था कि यदि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। देखें, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं और चोरी चौरा कांड, जिसके द्वारा ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो इस तरह का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पे धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।